हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ग्लोबल इनिशिएटिव। ठीक है, ये हमारा जो पिछला लेक्चर था ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसी का कंटिन्यूएशन है। यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर वन में से जो यूनिट फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी, उसी का पार्ट है ये। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमोट सेंसिंग कवर करेंगे। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग कवर करने के बाद हमारी ये यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शन का पेपर वन की फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। बाय द वे, मैं हूं सौरभ प्रताप। तो ये लेक्चर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग में हम लोग आज के इस लेक्चर को कवर करेंगे। ओके, दिस लेक्चर विल बी बाइलिंगुअल इन नेचर, सो वी विल cover this lecture very interesting in a very interesting way. So as we know, I always discuss the PYQs before starting any topic. So let's discuss. Explain El Nino effect. Give causes and if its impact on Indian agriculture. It seems very generic. अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। ये 2020 क्वेश्चन में पूछा गया था, 2020 ईयर में। ठीक है, then next question है, what do you mean by carbon sequestration? Give the role of cropping system for improving carbon sequestration. थोड़ा सा जो क्वेश्चन है घुमा के पूछा गया है। This is a little bit tricky question and this was asked in 2019. Then discuss the various international conventions, recent global initiatives pertaining to climate change. This was asked in 2021. Okay, direct question, no technique. This was generic and to direct nature. The next question, discuss the impact of climate change on livestock and fisheries. They directly asking the impact of climate change in a specific way. Climate change in a livestock and also in fisheries. Okay. Earlier they asked in agriculture, but in IFS exam they are asking in a specific way. Livestock and fisheries. So prepare note accordingly. What are the effects of what are the effects of ozone layer depletion? Actually जो फ्लुएंसी में ना जो कुछ वर्ड्स होते हैं, माइंड में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है तो निकल जाता है कभी कभी, तो डोंट माइंड इट। एंड लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। डिस्कस द ग्लोबल इनिशिएटिव्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। व्हाट डज नाइक्रा एंड ICRA stand for? What are the initiatives taken by Indian government in this regard? Very important question because this convention, NICRA, this was in news in 2016. Okay, so prepare note on this accordingly. First, comment this what is NICRA stands for. Okay, सबसे पहले आप जाइए कमेंट में देखिए, गूगल करिए, ढूंढिए और फिर भी कमेंट करिए आप इसको। NICRA का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। देन अगेन इन 15 एक्सप्लेन एल नीनो इफेक्ट, इट्स कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। टाइट क्वेश्चन है, एल नीनो का रिपीटेड है, 15 के बाद 2021 में आया हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेन इंडियन एफर्ट्स टुवर्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एट इंटरनेशनल लेवल्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेनेरिक क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे जो कंटेंट है ना वो प्रिपेयर करना है। न्यूज़पेपर आपको हॉलिस्टिकली कवरेज करनी है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए उसको, जो फॉर्डर मटेरियल है वो कवर करिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो कुछ क्लिपिंग्स होती हैं, कटिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर की, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, प्लीज उनको जरूर रेफर करें अगर मैक्सिमम आउटपुट आपको चाहिए। ठीक है, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल इन योर ऑप्शनल प्रिपरेशन। Okay, so always read all the articles which I upload in our Telegram channel. ये हमारे लिए ये Telegram चैनल मेरा नहीं, ये हमारा है, आपसे और मिलके बना हुआ है ना, तो ये आपके लिए ही पूरा कंटेंट है। ये हमारे चैनल है, आप पूरा जो रिसोर्सेस अपलोड किए जा रहे हैं अपलोड यूज करिए। सो चलते हैं फिर, वही जनरल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज इट। ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग मैंने उठाई थी। ठीक है, ये काफी पहले की है, मींस बहुत ज्यादा पहले नहीं, 2 to 3 years ago this was in the news. Agri sector worst affected due to climate change. Okay,
मैं मैं ये कह रख मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने काफी किसी न किसी टाइप में ये न्यूज पढ़ी होगी इस टाइप से, या इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज काफी ज्यादा न्यूज में चलता रहता है। ठीक है, देन एग्रीकल्चर में जो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 70% पॉपुलेशन जो है ये एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। ठीक है, ये काफी पहले की है पॉपुलेशन। ठीक है, और जब 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर जो फील्ड है, एग्रीकल्चर, ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर क्लाइमेट चेंज अगर हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी सीवियरली अफेक्टेड। ओके, अगर क्लाइमेट चेंज अगर होता है, कुछ भी होता है, अगर मानसून पैटर्न में डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा भी, किसी भी एक ईयर में हो जाए, जैसे इस साल हुआ है, अगस्त में पूरा ड्राई सीजन रहा है। आरबीआई ने भी अपने पेपर में रिपोर्ट किया है, आईसीआर ने अपने पेपर में रिपोर्ट किया है। तो क्या है ना, अगस्त जो बिल्कुल रेनी सीजन होता था, अब क्या है, पूरा ड्राई सीजन हो गया, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है काफी लो हो रही है। काफी पहले हमने आर्टिकल अपलोड किया हुआ था टेलीग्राम पे, जिसमें आरबीआई के पेपर के अकॉर्डिंग हमने बताया हुआ था। ठीक है, उसमें से मेंशन था। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज? वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बहुत तेज बिल्कुल नहीं भागेंगे, बिल्कुल जीरो से। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, जो प्रोफिशिएंट है, एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको तो आएगा ही, बिकॉज वो एक्सपर्ट है इस मामले में, उन्होंने काफी टाइम दिया हुआ है तो उनको पहले से पता ही है। सो क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ climate. What is the long-term change in Earth's climate, especially due to an increase in the average atmospheric temperature? या फिर कह सकते हैं कि this is due to average increase in the global temperature. Okay, climate change क्या है? दिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ सरफेस है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर हाई हो रहा है, सरफेस सरफेस अर्थ सरफेस हीट हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, उसके क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज। अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, ठीक है, उसमें से वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया कि बाय 2030 अराउंड 100 मिलियन पीपल, कितने, 100 मिलियन पीपल विल बी अफेक्टेड। एंड इससे क्या होगा कि 100 मिलियन पीपल जो होंगे सब ज्यादा अफेक्टेड होंगे, और पॉवर्टी में अफेक्टेड होंगे, पॉवर्टी से अफेक्टेड होंगे। क्लाइमेट चेंज कुड पुश मोर देन 100 मिलियन पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। अब कैसे? बाय डिस्टर्बिंग एग्रीकल्चर एंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड अदर डिजीज, जैसे कोविड-19 है या अदर डिजीज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हैं। तो ये क्या है ना, ये सब क्लाइमेट चेंज का ही रिजल्ट है। तो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ठीक है, सो हमें अब समझने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज एक्चुअली बेसिक चीज है। आप गूगल में भी कोई डेफिनेशन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जेनरिक सा टर्म है, आप इसको डिफाइन कर लीजिए, कहीं से भी कोई डेफिनेशन मिल जाए, मुझे जो जो सुटेबल लग रही है उस हिसाब से मैं आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आपको जो सुटेबल लगता है आप आराम से उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, अपना कंटेंट डेवलप कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए साथ में। अब हमारा ये टॉपिक है इम्पैक्ट। बिकॉज क्लाइमेट चेंज तो हमने देख लिया, इसका इम्पैक्ट क्या है। बेसिकली हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लोबल वार्मिंग का जो टॉपिक था उसमें हमने लोग पढ़ा था, बट फिर भी हम लोग यहाँ से अलग कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। लोअरिंग क्रॉप यील्ड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ड्यू टू ड्रॉट, हीट वेव्स, फ्लड एंड सैलिनिटी। आज के टाइम पे आप लोग देख रहे हैं जो ड्रॉट है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, ये कम हो रही है। ड्रॉट की जो सीवियरिटी और ड्रॉट की इंटेंसिटी है वो काफी हाई हो गई है। सेंट्रल इंडिया रीजन में देखिए जाके सबसे ज्यादा जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है, वाटर स्कैर्सिटी अफेक्टेड एरिया है, वो सेंट्रल इंडियन एरिया में, जो इंडियन पेनिनसुला एरिया है वो सब ज्यादा अफेक्टेड है। देन सैलिनिटी, जो कोस्टल एरियाज पे है सैलिनिटी बढ़ रही है, बिकॉज वाटर इवेपोरेशन हो रहा है। व्हाट? वाटर इवेपोरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से सैलिनिटी, जो कोस्टल एरिया से फील्ड है वहां पे सैलिनिटी बढ़ रही है।
ओके, देन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा कि लाइव स्टॉक अफेक्ट हो रहा है, जो पेस्ट डायनामिक्स है, पेस्ट एंड डिजीजेस है ना, वो कभी दूसरे सीजन में होते थे, अब वो दूसरे सीजन में होने लगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या है कि जो व्हीट रस्ट है, क्या है, व्हीट रस्ट है, ये फंगल डिजीज है। अब इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई है कि ये पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी फील्ड डिसरप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी इंटेंसिटी काफी हाई हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, रिजल्ट है, जो पेस्ट और डिजीज का रिस्क है काफी बढ़ गया है पहले से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो चलिए आगे समझते हैं कि अगला इफेक्ट क्या है। बेसिकली आपको प्रिपरेशन जब करेंगे ना, उसमें से 4 to 5 पॉइंट्स मिनिमम आपको प्रिपेयर होने ही चाहिए एट फिंगर टिप्स। ठीक है, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता ही होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देन another point is altering the rainfall pattern and seasonal cycle. As you know, climate change has affected the Indian monsoon. As a result, this is अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है। ठीक है, अगस्त का मंथ था 4 to 5 days ago, ये क्या पूरा ड्राई सीजन हो गया, जबकि ये रेन होती, ठीक है, तो राइस क्रॉप के लिए क्या था, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। ठीक है, राइस क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, बट ये क्या है ना, ड्राई सीजन चला गया, तो जो राइस की क्रॉप है, अदर क्रॉप्स हैं स्पेशली साथ में, तो पल्स भी हैं, पल्स सब ज्यादा इफेक्टेड हो रही हैं। जो पल्स की प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा डाउन हुई है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन मानसून एंड मानसून इज अफेक्टेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो ये देखिए, अब यूएसए में जो साउथ वेस्टर्न एरिया है, वहां पे क्या है ना, क्लाइमेट चेंज और ड्रॉट की वजह से क्या हुआ है कि जो मेज की यील्ड है, जो मकई है, मेज मेज क्रॉप की यील्ड में 10% रिडक्शन हुआ है। तो काफी ज्यादा सीरियस कंसर्न है इस चीज का। ठीक है, इससे और क्या हो रहा है, इंटरलिंक टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली, जब अगर कोई क्रॉप जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होगा, तो क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो कम हो जाएगी, फूड इन्फ्लेशन होगा। ये इनडायरेक्ट सब ऐसे ही पॉइंट्स बनाने होते हैं। फूड इन्फ्लेशन, अब ये डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर है ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉइंट्स है, अदरवाइज कॉमन जेनरिक टर्म होते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं क्लाइमेट चेंज के। सो आपको धीरे धीरे समझना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या इम्पैक्ट है, बिल्कुल आराम से सोचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। कैसे? सबसे पहले तो इरोजन, इरोजन का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, कभी रेनफॉल हो रही है। अब हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल, वेट, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ अभी रिसेंटली, अगस्त के सीजन में, अगस्त के मंथ में, कभी कहीं कहीं तो क्लाउड बर्स्ट हो गया है, तो पूरे जो लैंडस्लाइड हुई हैं, ये सब क्या है, इरोजन, ये इरोजन कॉज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इरोजन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, फिर हाई वाटर रन ऑफ। अब न्यूट्रेंट रिसाइकिल लीचिंग, न्यूट्रेंट लीचिंग पता है क्या होता है? न्यूट्रेंट लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल फील्ड है, अब यहाँ पे जो न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, अब जो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे वो क्या होंगे, वो लीच आउट कर जाएंगे, मीन्स एक लेवल को पार करके नीचे चले गए, मीन्स नो अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रेंट्स टू द क्रॉप। ओके, basically they percolate down in another level of soil. Okay, so this is known as a leaching out, या leaching down of the nutrients. Increase the cost of production, basically कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा, बिकॉज अब नॉर्मल क्रॉप ले रहे हैं, नॉर्मल क्रॉप वेराइटीज लेंगे तो उसमें क्या होगा, फील्ड कम होगी, तो आपको नई टेक्नोलॉजीज एक्सपेंड करना पड़ेगा, नई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नई हाइब्रिड वेराइटीज होंगी उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नए पैटर्न्स होंगे उनको अडॉप्ट करना होगा। सो फॉर व्हाइल अडॉप्टिंग यू हैव टू एक्सपेंड मोर मनी
to get the optimum yield out of the particular land. Okay, so affect the food security, as we have discussed earlier. It affects the food security and the livelihood, because in India is the one of the most populous country in the world. And if climate change affects the agriculture sector, actually it is affecting the agriculture in some way. So it will directly impact the food security. The poor person will not be able to get the food. जो गरीब वर्ग है, गरीब परिवार के लोग हैं, ठीक है, उनको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिससे उनकी क्या लाइवलीहुड अफेक्ट होगी सबसे ज्यादा। अब बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता इस चीज पे, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ, लाइव स्टॉक पे और फिशरीज पे। जो इंटायर मरीन फूड वेब है वो अफेक्ट हो जा रही है। ठीक है, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। बिकॉज जरा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है ना, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई हो गया तो फूड वेव होगा, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो मरीन एक्वेटिक एनिमल हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा, पूरी फूड मरीन फूड वेव है वो डिस्टर्ब होगी। क्लाइमेट चेंज में अफेक्ट्स द चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न एंड वाटर स्कैरिसिटी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। अब वाटर स्कैरिसिटी होगी, मानसून डिस्टर्ब होगा, तो जो रिवर हैं, लेक्स हैं, ये क्या होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा फिशरीज सेक्टर एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन पे। दिस विल डायरेक्टली अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिशरीज सेक्टर। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेशन से क्या होगा, ओशन एसिडिफिकेशन से जो बीओडी है प्लस सीओ2 है, सीओडी है। व्हाट इज बीओडी एंड सीओडी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो इट गेट अफेक्टेड। ओके, अब जो ग्रोथ है, और सबसे बड़ा मेजर इशू है कोरल्स के लिए। बिकॉज जैसे ही जो कोरल होते हैं ना, वो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, ये पूरा डिके होने लगते हैं। कोरल ब्लीचिंग प्रोसेस होता है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या प्रोसेस है, जाके कमेंट करिए आप अभी कि व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, अगर अभी तक आपको सेशन इंटरेक्टिव लग रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो पूरा सेशन है इंटरेक्टिव रहे, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप एनालाइज करिएगा, जो मेथड मेरा अच्छा लगे पढ़ाने का आप उसको बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। ठीक है, वही मेथड अडॉप्ट करेंगे। बस यहाँ पे मैं स्लाइड्स इसलिए बना लेता हूँ कि हमारा टाइम से वो, ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा टाइम खिंच जाएगा और ज्यादा बढ़ेगा। सो ये हमारा रहा ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन से क्या होगा, ये अगेन मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। देन फिशरीज मैनेजमेंट अफेक्ट होगी, बिकॉज जो मान लीजिए ये थोड़ा ओशियन है, ठीक है, अब टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो गया, तो यहाँ की जो फिशेज हैं इस एरिया की माइग्रेट करेंगी कोल्डर एरियाज पे। ठीक है, लिटिल बिट कोल्डर एरिया, मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरिया पे। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी इस प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, इस प्लेस पे होनी चाहिए थी। वेट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन कलर। अब यहाँ पे जो होनी चाहिए थी अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये, तो इससे क्या होगा, जो फिशरीज मैनेजमेंट सेक्शन है ये भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या आ गया कि एक और इम्पैक्ट है, ये एक्चुअली ये क्या ना कि फिशरीज सेक्टर है या लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये सब बहुत सारा कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने भी काफी ज्यादा ढूंढ ढूंढ के निकाला है, तभी मिला हुआ है। अदरवाइज क्या होता है ना कि कंटेंट डायरेक्टली मिलता नहीं। ये आईएफएस के एग्जाम में उसमें पूछा गया था। ठीक है, इस वजह से मैंने कंटेंट डाला है। अदरवाइज हमेशा जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उसमें से कभी ये स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता। बट क्या होता है, वो impact on agriculture, impact on agriculture, impact on agriculture, they always ask in regarding to this, okay, in this pattern. तो अर्लियर जो फूड प्रेफरेंस है ना, अब क्या है, पहले फिश प्रेफरेंस थी, अब क्या होगा, वो चेंज हो रहा है कंपटीशन। अब वो क्या आ जा रहा है, चिकन प्रेफरेंस हो रहा है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, या फिर जोमेटो की एक रिपोर्ट देखी लास्ट ईयर की, उसमें से जो चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी जो है ना, ये डिश, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा
डिमांड है इस चीज की, इस डिश की। मीन्स चिकन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो प्रेफरेंस क्या रहा है, चेंजिंग द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। तो ये सारी चीजें ना, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी वाले इशू है, क्वालिटी है, ये अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लिया हम लोगों ने। अब क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या होता है, मीन्स द व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मिटिगेशन मीन्स द all the actions taken for the to reduce the impact of climate change। ऐसे सारे कदम जो क्लाइमेट चेंज के असर को कम करें, क्लाइमेट चेंज जो है हो रहा है इसको कम करें, इसका असर कम करें, ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सो इट प्राइमरली refers to the reduction in human emission of the greenhouse gases, because climate change is mainly induced by higher concentration of GHGs in the atmosphere। What is GHG? रिसेंटली मैंने कल पढ़ाया था, जग रिवाइज करिए, और GHG जितनी भी गैसेस हैं 5-6, उनका अभी कमेंट करके बताइए मुझे कि कौन कौन सी GHGs हैं। ठीक है, ताकि इससे पता चलता है ना कि आप लोग कितने इंटरेक्टिव हैं और पढ़ कितना रहे हैं। ठीक है, आपको नॉलेज का लेवल क्या है ये पता चल जाता है। अभी बच्चे, जैसे मैं बताता हूँ ना, जब जब वो बच्चे देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो पता तो चल रहा है कम से कम कुछ बच्चे हैं पढ़ रहे हैं। तो जाइए आप भी देखिए, फिर बताइए। फिर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में देखा हम लोगों ने। स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत सरकार की क्या स्ट्रेटजीज रही हैं। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस, then later we will discuss the major strategies, major approach, so for the climate change mitigation. First one is a National Action Plan on Climate Change, NAPCC। अब इसमें से क्या किया गया, भारत सरकार ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, इसको कम्बाट करने के लिए जो 8 मिशंस हैं, नेशनल मिशंस हैं, उनमें से कौन कौन से इंक्लूड करते हैं, उनको लॉन्च किया था एक्चुअली इस स्कीम के थ्रू। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर में देर आर 8 मिशंस। ओके, so 8 missions which includes solar energy, energy efficiency, sustainable agriculture and water conservation, and there are 4 more। okay, 4 और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें। तो ये सारे सारे इसमें से मेजर मेजर मैंने उठाए हुए हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप है। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया ने प्रपोज किया था फ्रांस के साथ मिलके 2015 या 16 में आई थिंक किया हुआ था, या 2018 में ऐसे ही कुछ था। रिसेंटली मुझे ईयर कंफर्म नहीं हो रहा अभी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका एम क्या है, जो promote the solar energy deployment and increase solar capacity globally, particularly in the solar rich countries located between Tropic of Cancer and Capricorn। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है, इनके बीच जैसे मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, सब मुझे बहुत ज्यादा गंदा अर्थ मैंने बना दिया। वेट, दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर, एंड दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट अवेलेबिलिटी रहती है, जो सन की सनलाइट की अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम टाइम तक रहती है। तो इन कंट्री जो जो जितने भी सारे कंट्रीज हैं इस रेंज में पाए जाते हैं, या उनके जियोग्राफिकल पोजीशन है, तो उनके पास जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी होगी वो हाई होगी, जिससे क्या है कि सोलर एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, देन नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन के बारे में आप जाइए कमेंट करिए, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मैंडेट है। ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं बता रहा नेशनल सोलर मिशन के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, कि जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं आएगा। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पीवाईक्यू देखेंगे बहुत हल्का लगेगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे ना परेशान हो जाएंगे, कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, देन स्वच्छ भारत मिशन, दिस वाज आल्सो मेजर ऑब्जेक्टिव। स्वच्छ भारत मिशन क्यों है, क्लीन इंडिया कैंपेन, it reduces the GHG emission, it adopts good practices।
बट वी आर इंडियंस, ओके, वी आर इंडियंस, हम लोग नहीं सफल होने देंगे इस कैंपेन को। ठीक है, ये मोदी जी एक कैंपेन है, सफल नहीं होने देंगे। रीजन दैट कोई भी ध्यान नहीं देता है। सबको चाहिए कि हमारा देश साफ रहे, बट कोई भी है ना नॉर्मल ध्यान नहीं देते, सब सब ऐसे चल लेते हैं। बट मैं आपसे अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिसेस हैं, जिससे क्या होगा, ये हमारा इंडिया ही है, हमारा देश है, ये साफ होगा। क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, ये मैंने बताया था ना अभी, पहले आया था नाइक्रा, NICRA, ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इट प्रोग्राम्स प्रमोट क्लाइमेट रिजिलियंट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर टू एनहांस द सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड। वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके बारे में थोड़ा सा गूगल देखिए, फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, एक्चुअली ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, इनडायरेक्टली आप इसको लिंक कर सकते हैं। जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, उसका जो यूज होगा वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान क्या है ना, इसके जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फॉर व्हाट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो केवल बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल का जो कंजप्शन है वो कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स ये हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला तो हमने जैसे देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, वी शुड ट्राई टू मूव फ्रॉम द फॉसिल एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पता है कि अब सोलर एनर्जी के थ्रू आएगी, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग पे आएगी, बट जो फॉसिल फ्यूल होगा उसकी जो बर्निंग का लेवल होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल पर्सन यूज कर रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होगा वो कम हो जाएगा। तो हमें एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, सस्टेनेबल लैंड यूज एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमको अडॉप्ट करनी है। क्या सस्टेनेबल लैंड यूज एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन, जैसे अब डिफॉरेस्टेशन नहीं करना। ठीक है, वेटलैंड है, दीज आर द किडनी ऑफ द अर्थ, बिकॉज अमेजन जो फॉरेस्ट है उसको हम लंग्स बोलते हैं अर्थ के। तो जो वेटलैंड्स है ना, ये दे एक्ट एज अ किडनी ऑफ द अर्थ। तो इनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। ठीक है, तो जो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस हैं, व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन, एग्रोनॉमिक सेक्शन आएगा उसमें हम बताएंगे। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम अडॉप्ट करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, JBNF मीन्स जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इनको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो एमिशन होगा CO2 का और अदर GHGs का वो कम होगा। ठीक है, मीथेन और CO2 का। कार्बन प्राइसिंग, कार्बन प्राइसिंग पता है ना, कार्बन ट्रेडिंग मीन्स तो इम्प्लीमेंटिंग कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म। अब कार्बन, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर लिमिट है कि मान लीजिए कोई कंट्री है, अब मान लीजिए वो मैक्सिमम 100 यूनिट कार्बन एमिट कर सकता है। अगर इसके ऊपर किया, माने मीन्स 10 यूनिट करेगा, तो क्या होगा, उसको फाइन देना पड़ेगा। उसने इस जो लीगली बाइंडिंग वो है ना, ठीक है, इसको उसने कंप्लाई नहीं किया। अब कंप्लाई नहीं किया तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, फाइन पे करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन प्राइसिंग। वेस्ट मैनेजमेंट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग, दिस इज द मेजर फैक्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज। What? This is the major factor of climate change because various GHGs released from the waste and poor waste management practices are very common in our country, except in some places like Indore and Chittor, भोपाल। ठीक है, तो हमको फोकस करना है रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट पे, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब एक जाइएगा, इंदौर की एक वीडियो है। ठीक है, इंदौर में क्या करते हैं कि जितना वेस्ट आता है, वेस्ट आता है, वेस्ट से ये लोग क्या करते हैं, ये नेचुरल गैस कन्वर्ट कर लेते हैं, नेचुरल गैस बना लेते हैं। नेचुरल गैस बना क्या करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल की बजाय इस डायरेक्टली इस फ्यूल को यूज करते हैं। ठीक है,
जो सीएनजी होती है, एज अ सीएनजी यूज कर लेते हैं, ठीक है, व्हीकल्स में। तो ये गुड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है बेसिकली। जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है इसको बढ़ाना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है। तो ये बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जो, देखिए फिर से ये आ गई बाय मिस्टेक स्लाइड, ठीक है। तो ये रहा सीन हमारा। और हम लोग ने ये देख लिया है कि इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने देख लिया, ठीक है। तो आज का बेसिकली सेशन हमारा कवर हो गया। अब अल्नीनो का इम्पैक्ट क्या एग्रीकल्चर पे, ये अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, अतरंगी क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उनको डील करेंगे अगर आपकी डिमांड रही तो, ठीक है। ऐसे में नहीं बनाऊंगा, अगर आपको लगता है कि जरूरत है आपको, या भी आप गूगल करके पढ़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको डिमांड लगती है कि जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करिए, मैं फिर उसमें कोशिश करूंगा, बनाऊंगा, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि इसको, इस पूरे सेशन को एंगेजिव, इंटरेक्टिव और एंगेजिंग बनाया जाए, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट यूनिट है, उसमें से एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, क्लाइमेट चेंज तो हम लोगों ने कवर कर लिया। बचा हुआ है कौन सा, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, प्रिसीजन फार्मिंग। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर दो पार्ट में आए, दो पार्ट में आएगा तो कोई बात नहीं, फर्स्ट पार्ट में आया तो भी कोई बात नहीं, हम लोग कवर करना, अल्टीमेट टारगेट यही है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम लगे आपको इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग, प्लीज feel free to comment. Okay, so thank you so much for watching this lecture once again. Okay.